नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत जो जुडिशल डिपार्टमेंट है उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे। और न्यायपालिका के अंतर्गत जो सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उस न्यायालय के कलम उन्होंने कार्य शक्तियाँ और जो क्षेत्र अधिकार था उनके ऊपर डिस्कशन हम लोगों ने कल किया था कि उनके प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, सलाहकार के रूप में है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में है, अभिलेख न्यायालय के रूप में है, और यदि कोई उनकी अवमानना करता है तो उन्हें दंडित देने के रूप में भी उनके द्वारा कुछ कार्य और शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया था। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुमति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ सकता है उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। अब बात कर रहे थे हम लोग जो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो कुछ विशेषताएं हैं या विशिष्टताएं हैं उनके बारे में डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशेषताएं जो पाई जाती है उसके बारे में डिस्कशन हम लोग आज करते हैं। देखिए, ये बात एकदम फैक्ट है कि न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जो विशेषताएं थी वो डिस्कशन करने लायक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहली बात ये कही गई थी कि भारत के अंतर्गत जो है एकीकृत और समन्वय न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। पहली बात कहता है कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक व्यवस्था को जो अपनाया गया है वो न्याय व्यवस्था पहली बात तो कहता है कि एकीकृत यानी कि एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था होगी, और उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बैठाने का कार्य किया गया है। वो कैसे, देखिए कि उच्चतम न्यायालय के अधीन संपूर्ण जो उच्च न्यायालय हैं वो सभी के सभी जो राज्यों के जो उच्च न्यायालय होंगे वो उच्च न्यायालय के अधीन ही काम कर सकते हैं। अर्थात वह सभी जो उच्च न्यायालय राज्यों के अंतर्गत है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रहकर ही अपने कार्यों का संचालन कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत देश के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था अपनाई गई है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, अर्थात इकहरी न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। और उस इकहरी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत भी समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाने का कार्य किया गया है। कोऑर्डिनेशन बिठाने का कार्य कैसे है, देखिए सर्व न्याय प्राप्त करने का अंतिम जो स्थान है वो सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कि आप लास्ट में अगर कहीं पर आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा तो आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। और उस सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत यानी कि कोऑर्डिनेशन समन्वय बिठाने कार्य जो हमारे देश के अंतर्गत जितने भी जो उच्च न्यायालय हैं वह सभी के सभी जो उच्च न्यायालय हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहकर उच्च न्यायालय अपने कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में यदि न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर कोई सर्वोच्च है तो वह सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च ऊपर रखा गया। और जितने भी जो अपने हाई कोर्ट है या जितने भी जो न्यायालय हैं वो सभी के सभी न्यायालयों को हमने सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रखा गया। यानी कि उनमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय बिठाने का कार्य हमारे द्वारा किया गया, अर्थात हमारे संविधान के निर्माण के समय ये व्यवस्था की गई थी। यानी कि उच्चतम न्यायालय के अधीन ही सभी उच्च न्यायालय रहेंगे, अर्थात जितने भी जो उच्च न्यायालय वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट कुछ विशेषता कहते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्टों के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य भारत के राष्ट्रपति को दिया गया। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जितने भी न्यायाधीश आते हैं उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन देश का राष्ट्रपति इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय एक बात का विशेषकर ध्यान रखता है कि वरिष्ठ यानी कि वरीयता क्रम यानी कि सीनियरिटी का विशेषकर ध्यान रखा गया। यानी कि वरीयता क्रम कहीं ना कहीं टूटे ना, और उस वरीयता क्रम को ध्यान में रखा गया कि पहले वरिष्ठ जो व्यक्तियों को उसी न्यायाधीश के पद पर बिठाया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखा गया। अर्थात वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, इस बात का विशेषकर ध्यान रखा गया। फिर देखिए आप लोग कि न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है उसके बारे में भी वर्णन किया गया कि भारत के जो न्यायाधीश होंगे उन न्यायाधीशों को अपने पद पर जब तक उनकी आयु 65 वर्ष की है
65 वर्ष तक वो इस पद पर बने रह सकते हैं। और कहने का तात्पर्य भी कि 65 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो बहुत लंबा चला गया है, यानी कि भारतीय न्यायाधीशों को एक प्रकार से लंबे समय तक इस पद पर बने रहने का जो दायित्व वो दिया गया है न्यायपालिका के द्वारा, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर न्यायाधीश बने रह सकते हैं। और दूसरी बात देखिए कि 65 वर्ष के साथ कि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का जो सिस्टम है बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, अर्थात न्यायाधीश या तो स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दे, या यदि उनके द्वारा न्यायपालिका की अवहेलना की जा रही है या कदाचार के कार्य किए जा रहे हैं या अपने पद पर रहते उस पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी डिफिकल्ट है, अर्थात न्यायाधीशों को कदाचार, दुराचार या उनके द्वारा इस पद पर रहते हुए जो गलत कार्य किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी उनके पद से तब हटाया जा सकता है जब संसद के द्वारा यानी कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से अगर ये विधेयक पारित करें न्यायाधीशों को हटाने का, तभी हम लोग न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। आज दिन तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा उसके पद से नहीं हटाया गया, आज तक का ऐसा इतिहास है भारतीय न्यायपालिका का, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत, कि किसी भी व्यक्ति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, ऐसा भारत का इतिहास है। कहने का मतलब ये कि 65 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। अपनी जो न्यायिक व्यवस्था उसकी कुछ विशेषताएं या विशिष्टताएं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब इनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी लंबा चला गया है, और हटाने का जो प्रोविजनल है, पद से हटाने का जो सिस्टम है वो इतना डिफिकल्ट है कि यदि उनके द्वारा पद का दुरुपयोग किया जाता है, कदाचार किया जाता है या भ्रष्ट हो जाते हैं, तब भी उनको सामान्य रोल से हम लोग पद से नहीं हटा सकते। उन्हें पद से हटाने के लिए संसद के द्वारा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपने अलग अलग सदन में 2/3 से ये बहुमत या विधेयक पारित हो, उसके बाद ही इन न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा हटाना इतना संभव नहीं है। और भारत के इतिहास में आज दिन तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट विशेषता अपन ये देखिए आप लोग कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार। देखिए न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी भारतीय न्यायपालिका को दिया गया है, चाहे भारत की जो सर्वोच्च, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या राज्य के हाई कोर्ट हो, यदि संसद के द्वारा या राज्य के विधानमंडलों के द्वारा यदि न्यायपालिका के विरोध में कोई कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों की समीक्षा करने का कार्य इन दोनों को दिया गया, अर्थात संसद को और राज्य के विधानमंडलों को। यदि ये संविधान के विरुद्ध में कुछ कार्य करते हैं, यदि संसद करती है या राज्य के विधानमंडल यदि कुछ कार्य करते हैं न्यायपालिका के विरोध में, संविधान के विरोध में कोई कार्य करते हैं, तो उन कार्य को अर्थात उनकी समीक्षा करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों का अधीन रखा गया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधीन रखा गया है। नेक्स्ट बात देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि न्यायपालिका को एक प्रकार से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से एक प्रकार से इंडिपेंडेंस रखा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारत में की गई है, और इस स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था के अंतर्गत देखा है कि न्यायपालिका अपने कार्यों की स्वयं समीक्षा कर सकती है, यानी कि न्यायपालिका स्वयं स्वतंत्र था, उनके कार्यों में किसी प्रकार से कार्यपालिका को डिस्कशन नहीं करेगी, कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। और इस स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत जो न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत की जो संचित निधि है, ये आप लोग ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते किस प्रकार से मिलते हैं, भारत की संचित निधि से भारत देश के न्यायपालिका के जितने भी न्यायाधीश हैं उन सभी न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसलिए कहा गया कि भारत की न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का या किसी भी सरकार के किसी भी अंग का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यह एक विशेषता अपनी ये भी दी गई है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। देखिए कभी कभी होता है कि यदि इनका पृथक्करण नहीं करते तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत एक प्रकार से इंटरफेयर करने वाला कार्य हो जाता है। इसलिए पहले यह कर दिया गया संविधान के अंतर्गत ही कि भारत की जो न्यायपालिका होगी उनके कार्यों में किसी प्रकार से कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप
नहीं करेगी। अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका की बात हम लोगों ने संविधान के अंतर्गत कही गई थी कि न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार से कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। स्वतंत्र निकाय के रूप में न्यायपालिका अपने कार्यों का संचालन करती रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोक अदालतों के द्वारा जनता को सरल और सस्ता न्याय दिलाना। देखिए न्यायपालिका की ये भी एक विशेषता ही है कि स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में उसकी स्थापना की गई है। और जो लोक अदालत है यानी कि जिला स्तर पर या अधीनस्थ स्तर पर जो अदालतों का गठन किया गया, उनका दायित्व ये बनता है कि जनता को सरल और सस्ते रूप में न्याय प्राप्त हो सके। ये भी न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। तो ये कुछ न्यायिक समीक्षा भारतीय न्याय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताई गई थी। इनको एक बार और बताया तो आप लोगों को कि एकीकृत एवं समन्वय न्याय व्यवस्था, इसके अंदर उच्च न्यायालय के अधीन सभी उच्चतम न्यायालय के अधीन सभी उच्च न्यायालय को रखा गया। अर्थात इकाई न्यायपालिका सर्वोच्च यदि न्याय के लिए हमें दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो होते सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्यायिक समीक्षा करने वाला नहीं कि न्याय के अंतिम यदि न्याय प्राप्त करने का यदि कोई अंतिम दरवाजा कोई है तो वह हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उनकी वरीयता यानी कि सीनियरिटी का ध्यान विशेष कर रखा जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रखा गया है। और इनको जो पद से हटाने की प्रक्रिया बड़ी डिफिकल्ट से यानी 65 वर्ष तो उनके कार्यकाल रहेगा। और किसी व्यक्ति यदि वो दुरुपयोग कर रहा है पद का कदाचारी है मतलब पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उस ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से जो विधेयक पारित किया जाएगा उसके बाद ही हम लोग न्यायाधीशों को उसके पद से हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते। न्यायिक समीक्षा का अधिकार, यदि संसद के द्वारा या राज्य के विधानमंडलों के द्वारा हमारे न्यायपालिका के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर लिए जाते हैं तो उन कार्यों की समीक्षा यानी कि उन कार्यों के ऊपर समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को और राज्य के उच्च न्यायालयों के अधीन रखा गया है। अब देखिए न्यायपालिका के स्वतंत्रता। न्यायपालिका अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और न्यायपालिका की जो न्यायाधीश उनको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो भारत की संचित नीति के द्वारा दिए जाते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखिए न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य पहले से पृथक्करण कर दिया गया जिससे कि कार्यपालिका किसी प्रकार से न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। और लास्ट का है लोक अदालतों के माध्यम से जनता को सरल और सस्ता न्याय प्राप्त हो सके। तो ये कुछ विशेषताएं भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में बताई गई जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब बात करेंगे अपन लोग भारत में न्यायिक पुनरावलोकन। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का जो अर्थ होता है मतलब किसी चीज़ की व्याख्या कर दी गई हो उसको फिर से देखना यानी कि उसको फिर से देखना न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि कोई कार्य मान लीजिए आपके द्वारा कर दिया गया है और उस कार्य को आप लोगों को फिर से जांच करनी है, उसको देखना। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है फिर से देखना। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है वो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अंतर्गत थोड़ा उसके नज़दीक में नज़र आता है कि ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था है, ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था के समकक्ष माना जाता है। लेकिन यदि हम वास्तविक अर्थों में देखते हैं तो भारत की जो न्यायपालिका है वो अमेरिका के न्यायिक दर्शन के लगभग समान है। अमेरिकन न्याय व्यवस्था के अधिक नज़दीक है। न्याय व्यवस्था
के अधिक नज़दीक है, अधिक नज़दीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि किसी कार्य को एक बार कर दिया, आपको उसको फिर से जांच करनी है, यानी कि फिर से देखना। भारत की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रावधान है वो ऐसा लगता है कि ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था है, जो ब्रिटेन में जो न्याय के पुनरावलोकन का जो प्रावधान अपनाया गया उस व्यवस्था के भी कुछ नज़दीक समझी जाती है। लेकिन जो वास्तविक अर्थों हम लोग इस न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को देखते हैं, और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन वाला जो प्रावधान हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया था, तो कहने का तात्पर्य है कि न्यायिक पुनरावलोकन वाला जो प्रावधान है वो हमारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के समकक्ष न होकर अमेरिका की जो न्यायिक पालिका यानी कि वहाँ की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो हमारे पास में दिखाई देती है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है पुनरावलोकन, मतलब यदि आप लोग मान के चलिए कि संसद के द्वारा या राज्य की विधान मंडलों के द्वारा, राज्य की विधान मंडलों के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, राज्य के विधान मंडलों के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, देखिए संसद या राज्य के विधान मंडलों के द्वारा यदि कुछ ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं जिनको एक प्रकार के संविधान के विरोध में मान लीजिए आप लोग या न्यायपालिका के विरोध में हैं, तो ऐसे कार्यों की समीक्षा करने का कार्य, यानी कि उन कार्यों को, उन अधिकारियों की समीक्षा का कार्य करने का कार्य एक प्रकार से न्यायपालिका के अंतर्गत रखा गया। न्यायिक पुनरावलोकन करता था संसद तथा विधान मंडलों के द्वारा पारित किए गए कानून या कार्यपालिका तथा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिए गए कार्यों की समीक्षा करना। कहने का मतलब ये कि भारतीय संसद के द्वारा या राज्य के विधान मंडलों के द्वारा कुछ कानून पारित कर दिए गए हैं और न्यायपालिका को ऐसा लग रहा है कि ये कानून बनाए गए वो कानून सही नहीं है, तो उन कानूनों की व्याख्या फिर से करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत किया गया है। यानी कि संसद के द्वारा और राज्य की विधान सभाओं के द्वारा, विधान मंडलों के द्वारा यदि कुछ कानूनों का निर्माण कर लिया जाता है और न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि अमुक कानून बनाएंगे वो ठीक नहीं, अर्थात इन कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता, तो उन कानूनों को फिर से रिपीट करने का कार्य यानी कि उन कानूनों की समीक्षा करने का जो दायित्व है वो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और ये न्यायिक पुनरावलोकन एक प्रकार ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के समकक्ष माना जाता है। लेकिन जब हम लोग व्यावहारिक रूप में से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकन न्याय व्यवस्था के अधिक नज़दीक माना जाता है। और कहा भी जाता है कि जो अमेरिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो टॉपिक हम लोगों ने ऐसे कैसे हमारे यहाँ पर अपना लिया था। और इस न्यायपालिका के अंतर्गत देखिए आप लोगों को बता दें कुछ अनुच्छेद है, आर्टिकल 13 है, 32 है, 246 है और 368 है। इस व्यवस्था के अंतर्गत लक्षण देखे गए कि न्यायपालिका को संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य है। अर्थात न्यायपालिका को ये कहा गया कि संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय को है या न्यायपालिका को है। यानी कि न्यायपालिका को ये कहा गया है कि आपको भारतीय संविधान की जो सर्वोच्चता है उस सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य आप लोगों का है। और कुछ आर्टिकल दिए थे मैंने आप लोगों को बताया, 13 है, 32 है, 246 और 368। इनमें ये कहा भी गया है कि इन आर्टिकलों के अंतर्गत आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। ऐसा ना हो कि भारतीय संसद के द्वारा, राज्य के विधान मंडलों के द्वारा संविधान के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए और हमारी जो न्यायपालिका है वो केवल कि उनके द्वारा जो आक्रमण किए जा रहे हैं उनको देखते रहे, ऐसा नहीं है। यानी कि ये कहा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है कि यदि संसद के द्वारा, राज्य के विधान मंडलों के द्वारा कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाता है जिसमें संविधान की सर्वोच्चता को खतरा हो, तो तत्काल ही न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए उनकी समीक्षा कर सकती है। इन कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन का नाम दिया गया है। और बाद में एक विद्वान भी होते हैं जस्टिस मुखर्जी ने कहा था कि भारतीय संसद और राज्य के जो विधान मंडल है वो अपने अपने क्षेत्रों में रहकर ही अपने कार्यों का संचालन करें। जस्टिस मुखर्जी ने कहा था कि भारतीय
संसद और राज्य के विधानमंडल अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने कार्यों का संचालन करें। यानी कि इन्होंने कहा कि राज्य की जो केंद्रीय संसद है, संसद हो चाहे राज्य के विधानमंडल हो, जस्टिस मुखर्जी ने कहा था कि वो अपनी सीमाओं में रहें, यानी कि अपने क्षेत्र के भीतर रहकर जो क्राइटेरियन का बना हुआ आप उस क्षेत्र और क्राइटेरिया में रहकर अपने कार्यों का संचालन करें, उसके बाहर आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, ये आप लोगों का न्याय, ये आप लोगों को विशेषकर एक बात और ध्यान रखना, ये आप लोगों के 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि केवल इतना ही पूछता है वो कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है। तो आप लोग इतना नहीं कि इतना लिख के छोड़ दो, केवल और केवल इतना लिख के छोड़ दो आप लोग कि फिर से देखना, ये गलत हो जाएगा। गलत तो कह नहीं सकते लेकिन नंबर नहीं मिल पाएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थ आता है कि फिर से देखना। फिर आप लोगों को अपनी परिभाषा लगना है कि संसद या राज्य विधानसभाओं के द्वारा यदि किसी प्रकार से ऐसे कानूनों का निर्माण कर लिया जाता है जो कानून संविधान की एक प्रकार से संविधान के विरुद्ध खड़ा है, संविधान की व्याख्या नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को फिर से दोहराने का कार्य हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। अर्थात संसद या राज्य विधानमंडलों के द्वारा कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण कर लिया जो संविधान की सर्वोच्चता को खतरे में डालते हैं या संविधान को खतरे में डालने का कार्य किया गया है, तो उनकी समीक्षा करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के पास यानी भारतीय न्यायपालिका के पास दिया गया। तो यानी कि फिर से देखना या संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए कानूनों की फिर से समीक्षा करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और ये न्यायिक पुनरावलोकन एक प्रकार से ब्रिटिश संसद के समकक्ष भी माना जाता है, यानी कि ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को अपनाया गया है। लेकिन भारत की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है, वो अमेरिका संविधान से लिया गया है। और भारत की न्यायिक पुनरावलोकन की जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से अमेरिका संविधान से भारतीय संविधान के अंतर्गत लिए गए हैं। और बाद में ये कहा भी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ अधिकारों के ऊपर मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होता है, केंद्र और राज्य के बीच में यदि कोई संवैधानिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या संविधान संशोधन वाली कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आर्टिकल अनुच्छेद 368 वाला है, संविधान में संशोधन करने वाला है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो कहने का मतलब ये है कि संविधान में संशोधन भी आप तभी कर सकते हो, यानी कि एक सीमा में और एक दायरे में रहकर। ऐसा नहीं हो कि संविधान के ऊपर आप आक्रमण करोगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि आर्टिकल 368 भी ये कहता है कि संविधान की सीमा में रहकर आप संविधान के अंतर्गत ही संशोधन कर सकते हो, संविधान के बाहर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी विवाद की स्थिति बनती है आप लोगों की जब राज्य के अंतर्गत, जब केंद्र और राज्य के अंतर्गत किसी मुद्दे को लेकर अगर विवाद की स्थिति होती है तो उन मुद्दों को विवादित जो मुद्दे होते हैं उनका निपटारा एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। अब देखिए एक प्रकार से 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति थी उसे सीमित कर दिया गया था। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया था। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत है। इस समय जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति थी वो एक प्रकार से सीमित कर दी गई थी। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की न्यायपालिका की जो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति थी उसे सीमित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 44वां संविधान संशोधन पारित करके फिर से इसकी शक्ति को जो पहले संविधान के अंतर्गत थी एज इट इज वैसा का वैसा कर दिया गया था। समझने का मतलब ये है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति थी सर्वोच्च न्यायालय की, उस शक्ति को एक प्रकार से सीमित दायरे में रख दिया गया था कि आपका ये दायरा है, आप इसके बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब फिर से पार्लियामेंट को ऐसा लगा तो उन्होंने फिर 44वां संविधान संशोधन पारित किया 1978 में। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत फिर से संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत दिया गया था उसके अंतर्गत फिर से न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को फिर से एज इट इज वैसा का वैसा कर दिया गया था।
यानी कहने का मतलब है कि जो 42वें संविधान संशोधन से पहले सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई थी, वह पुनः 44वां संविधान संशोधन करके वो शक्ति उन्हें फिर से दे दी गई थी। इससे एक बार फिर से आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है फिर से देखना, अर्थात भारतीय संसद या राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा यदि ऐसे कानूनों का निर्माण कर लिया जाता है जिससे संविधान की धज्जियां उड़ रही हो, संविधान का उल्लंघन हो रहा हो या संविधान के विरुद्ध में कोई कार्य किए गए हो, तो ऐसे कार्यों की समीक्षा करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के अधीन दिए गए, यानी कि उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को फिर से देखने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रखा गया। अपनी जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था एक प्रकार से जो ब्रिटेन की जो सर्वोच्चता के सिद्धांत को जो पारित करती है वो एक प्रकार से हमारे यहाँ पर लागू होती है, लेकिन हमारी जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है हम लोगों ने से ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और हमारी जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रावधान है वो ब्रिटिश संविधान के समकक्ष तो है, लेकिन अधिकांश देखा जाए तो वो अमेरिका संविधान के ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है। अब ये देखिए, इसमें संविधान बनाए रखने का कार्य है, और ये देखिए जस्टिस मुखर्जी ने कहा भी था कि भारतीय संसद और राज्य के विधान मंडल अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने कार्यों का संचालन कर, उसके बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, फिर एक 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया था, और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति थी उस शक्ति को एक प्रकार से सीमित कर दिया गया था। अर्थात इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी देश की उस समय प्रधानमंत्री थी 1976 में, तो उस समय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत यानी कि न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति थी उस शक्ति को सीमित दायरे में कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। लेकिन जब फिर संसद के सदस्यों को फिर से लगा कि हम लोगों को ये ठीक नहीं है, तो 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और न्यायपालिका की जो सीमित शक्तियाँ कर दी गई वापस पुनः इसकी बहाल कर दिया गया, और ये कहा गया कि जो 1976 से पहले 42वां संविधान संशोधन से पहले जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त थी संविधान के द्वारा, वापस फिर से ये शक्ति उन्हें वापस दे दी गई है। अर्थात पहले वाला ही जो न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत है वो हमारी न्यायपालिका के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है। अब देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की कुछ सीमाएं होती है, उन सीमाओं के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कानून द्वारा स्थगित प्रक्रिया। देखिए, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, कल करेंगे डिस्कशन। हमने जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल पढ़ेंगे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं, और आप लोगों की जो नोट्स से संबंधित जो है समस्या वो मैंने आज सोल्व कर दी है। नोट्स आप लोगों को ग्रुप में भेज दी जाएंगे, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।